वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ MCQs, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमें दे रखा है, भारत और इस देश ने वर्ष में 1951 में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत व्यापार, संस्कृति और सैन्य मामलों में सहयोग स्थापित किया गया। सेकेंड वाला है, भारत और इस देश ने गुटनिरपेक्षता, उपनिषेधवाद, विरोध और शांतिपूर्ण से अस्तित्व के सिद्धांत को साझा किया, जिसने बर्डुंग सम्मेलन 1955 और NAM के गठन 1961 में योगदान दिया। थर्ड वाला है, देश अब सिंगापुर के बाद आसियान क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हमें इसमें से बताना है किसका सबसे अच्छा वर्णन है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा क्या होगा, ए। इंडोनेशिया के बारे में बात की जा रही है, इंडोनेशिया का सबसे अच्छा वर्णन है। सबसे पहला हमारा दे रखा है यहाँ पर, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने डच उपनिवेशिक भारत जो है शासन की स्वतंत्रता के लिए इंडोनेशिया की लड़ाई का पुरजोर समर्थन किया। भारत और इंडोनेशिया ने वर्ष 1951 में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए और व्यापार, संस्कृति और सैन्य मामलों में सहयोग बढ़ावा दिया। दोनों राष्ट्र गुटनिरपेक्षता, उपनिषेधवाद, विरोध और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर एक मत थे, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1955 में बर्डुंग सम्मेलन में उनकी सक्रिय भागीदारी हुई और वर्ष 1961 में क्या हुआ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ। इंडोनेशिया अब आसियान क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। पहला सिंगापुर है और व्यापार वर्ष 2005 से 6 में 4.3 जो है बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर जो हमारा वर्ष 2022-23 से कितना हो गया, 38.84 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इंडोनेशिया में भारतीय निवेश जो हमारा 1.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इंडोनेशिया भारत के साथ बरहोस मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है, जिसकी कीमत पर व्यापक सहमति बन गई है, जिसका अनुमान हमारा कितना है, 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा, ए। हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकेंड, वाइब्रेट इंडिया के लिए PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमें दे रखा है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह योजना हाशिए पर पड़े छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सेकेंड वाला, यह OBC आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग EBC तथा DNAT जो है हमारा वर्ग के वंचित छात्रों के लिए खुला है, जिनके परिवार की वार्षिक आय जो हमारी 2.5 लाख रुपए तक है। हमें इसमें से बताना है कौन सी या कितने कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, C। इसमें हमारा फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। PM यशस्वी योजना जो हमारी क्या है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जो हाशिए पर पड़े छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह OBC आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EBC और DNT विमुक्त छात्रों के लिए खुला है, जिनकी पारिवारिक आय कितनी है, 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष है। यह एक व्यापक योजना है जिसमें निम्नलिखित उपयोजनाएं शामिल है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति जो 2.5 लाख रुपए से कम आय वाले परिवार को 4,000 रुपये वार्षिक शैक्षणिक भत्ता देती है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पाठ्यक्रम श्रेणी के आधार पर 5,000 रुपये से 20,000 रुपये तक। कॉलेज शिक्षा जो शीर्ष कॉलेज के छात्रों को ट्यूशन, रहने का खर्च और शिक्षा सामग्री सहित पूर्ण वित्तीय सहायता मिलती है। छात्रावास सरकारी स्कूलों और संस्थाओं के पास आवास की सुविधा। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में दे रखा है, आर्द्र भूमि मान्यता प्राप्त शहर उन शहरों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है जो अपनी आर्द्र भूमि के संरक्षण, स्थायी प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है। सेकेंड वाला हमारा, जयपुर और वाराणसी रामसर अभिसमय के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्र भूमि शहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर बन गए हैं। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा क्या होगा, ए। इसमें केवल हमारा एक सही है, फर्स्ट वाला, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो रॉन्ग है। यहाँ पर जयपुर और वाराणसी की प्लेस पर क्या आएगा, इंदौर और उदयपुर रामसर अभिसमय के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्र भूमि शहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर बन गए हैं, ना कि जयपुर और वाराणसी। कौन बन गए हैं हमारे, इंदौर और उदयपुर। इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा, ए। आर्द्र भूमि मान्यता प्राप्त शहर या उन शहरों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है जो अपने आर्द्र भूमि के संरक्षण और स्थायी प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए हमारा फर्स्ट सही है। या उन शहरी क्षेत्रों को मान्यता देता है जो आर्द्र भूमि की रक्षा करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि वे पर्यावरण समुदाय को आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। यह पुरस्कार उन शहरों को दिया जाता है जो 6 अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र और उनकी सेवाओं के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
मान्यता प्राप्त शहरों को शहरी जो विकास परिस्थिति के संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के उनके प्रयासों के लिए मान्यता दी जाती है। इंदौर और उदयपुर रामसर अभी समय के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो शहर बन गए हैं, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। वर्तमान में 85 भारतीय आर्द्रभूमि और रामसर अभी समय के तहत संरक्षित हैं, जिसमें विश्व भर के 172 सदस्य देश शामिल है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, संविधान में दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय घोषित किया गया है। सेकेंड वाला है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से उसके पद से हटाया जा सकता है। थर्ड वाला है, संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर है वो क्या होगा, बी। इसमें हमारे केवल 2 सही है, हमारा फर्स्ट और सेकेंड, लेकिन जो हमारा थर्ड वाला है वो रॉन्ग है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, यहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए हमारा ये क्या है, रॉन्ग है। संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय घोषित करता है, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI को राष्ट्रपति की मंजूरी से अन्य स्थानों को भी मुख्यालय घोषित करने की अनुमति देता है, हालांकि ये अनिवार्य नहीं है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसके पद से तभी हटाया जा सकता है जब संसद दोनों सदनों में से विशेष बहुमत द्वारा समर्थित अभिभाषण प्रस्तुत करे, जिसमें सिद्ध कदाचार, अक्षमता या हवाला दिया गया हो, इसलिए हमारा सेकेंड है वो भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में किया गया हो कार्य, या कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, यह राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित विधिवेत्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हो। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्दिष्ट नहीं की गई है, इसलिए हमारा थर्ड सही नहीं, इसका आंसर क्या होगा, बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारत में लौह उपयोग के अवशेषों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है यहाँ पर नाईकुंड, इसका क्षेत्र दे रखा है विदर्भ। सेकंड वाला है महू राजारी, नागपुर। थर्ड वाला है पेयमपल्ली, तमिलनाडु। हमें इसमें से बताने कितने सही सुमेलित हैं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा क्या होगा, सी। इसमें हमारे तीनों ही सही सुमेलित हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पैगालिथिक काल की कब्रों से लगभग 33 प्रकार के लोह के औजारों की पहचान की गई है। इनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता था। कृषि में कुदाल, दराती और कुल्हाड़ी जैसे औजारों का उपयोग किया जाता था, जबकि घरेलू जरूरतों के लिए बर्तन और तिपाई स्टैंड जैसी वस्तुओं में पूरी की जाती थी। शिल्पकला संबंधित गतिविधियों के लिए छेनी और कीलें बनाई जाती थी तथा युद्ध और शिकार के लिए तलवारें, खंजर, भाले और तीर के सिरे बनाए जाते थे। कई स्थलों पर लोहे के उपयोग के महत्वपूर्ण निशान पाए गए हैं। विदर्भ में नाईकुंड से लोहा गलाने की भट्टी का पता चलता है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही सुमेलित है। नागपुर में महूर झारी जो हमारे से लोहे की जो है घुंडियों के साथ तांबे की चादरों से बने घोड़े के सिर के आभूषण प्राप्त हुए, इसलिए हमारा सेकेंड है वो भी सही सुमेलित है। तमिलनाडु के पेयमपल्ली में अत्यधिक मात्रा में लोह धातुमल मिला है, जो स्थानीय लोह प्रगलन की ओर इंगित करता है, इसलिए हमारा थर्ड है वो भी सही है। ये निष्कर्ष लोह प्रौद्योगिकी में प्रगति की ओर संकेत करते हैं तथा आग पर नियंत्रण करने तथा अयस्क से लोहा निकालने की प्रारंभिक क्षमता को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा, सी। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है, इसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो हमारा है यहाँ पर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को एकीकृत कर शुरू किया गया था। सेकेंड वाला, इसका उद्देश्य केवल प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करना है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, ए। इसमें हमारा केवल फर्स्ट वाला सही है, लेकिन जो हमारा सेकेंड वाला है वो रॉन्ग है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM को भारत सरकार ने 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू किया, और जो शहरी जो हमारा स्वास्थ्य मिशन है उसे कब 2013 में शुरू किया गया था, तो ये हमारा फर्स्ट सही है। मुख्य कार्यक्रम घटकों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रजनन, मातृ,
नवजात बाल और किशोर स्वास्थ्य और संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना शामिल है, इसलिए हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। NHM का लक्ष्य समतापूर्ण, किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है, जो लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी हो। पहल क्या है इसकी? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम सहित प्रजनन, मातृ, नवजात बाल और किशोर स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना। संचारी रोग नियंत्रण राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम एवं संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम जैसी पहलों के तहत क्षय रोग, टीबी, मलेरिया, कुष्ठ रोग और HIV एड्स के निराकरण पर ध्यान केंद्रित करना। गैर संचारी रोग राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है प्रशांत, हिंद और अंटार्कटिक महासागरों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सेकंड वाला ये अरीबाड़ा के लिए प्रसिद्ध है, जो सामूहिक निधन का एक अनोखा व्यवहार है जिसमें इस प्रजाति की अनेक मादाएं एक साथ निधन करती हैं। थर्ड वाला है गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य को विश्व में इस प्रजाति से सबसे व्यापक सामूहिक निधन के शिकार स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। हमें इसमें से बताना है किसका प्रजाति का सबसे अच्छा वर्णन है। तो हमारा जो इसका आंसर है वो क्या होगा? ओलिव रिडले कछुए का ये सबसे अच्छा वर्णन है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ओलिव रिडले कछुए जो हमारे जैतून या भूरे हरे रंग के होते हैं, जिनका उपयोग ऊपरी भाग जो हृदय के आकार का होता है। ये कैंपस रिडले मुख्य रूप से मेक्सिको की खाड़ी में पाए जाने वाले से काफ़ी मिलते जुलते हैं और सबसे छोटे समुद्री कछुए हैं। उनका आकार आकृति क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होती है। सबसे बड़ा कछुआ पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है। ये प्रशांत, हिंद और अंटार्कटिक महासागरों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये पेलाजिक, खुले महासागर और तटीय जल दोनों में निवास करते हैं। भारत में इनके प्रमुख निधन स्थल जो है ऋषिकुल्या, गहीरमाथा ओडिशा में देवी नदी में मुहाना और अंडमान द्वीप समूह में है। गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य को विश्व में ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के लिए सबसे बड़े मांस नेस्टिंग के रूप में जाना जाता है। ओलिव रिडले कछुए जो अरीबाडा स्पेनिश में आगमन एक अद्वितीय मांस नेस्टिंग सामूहिक घोंसला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हजारों मादा एक साथ नेस्टिंग करती है। सितंबर से वे प्रशांत महासागर से भारतीय समुद्र तक 9000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। प्रजनन के बाद नर पीछे हट जाते हैं और मादाएं दिसंबर से मार्च तक नेस्टिंग करती है। मादाएं प्रत्येक मौसम में 1 से 3 बार घोंसला बनाती है तथा प्रति समूह लगभग 100 अंडे देती है। नवजात शिशुओं का लिंग नेस्टिंग के तापमान के आधार पर निर्धारित होता है। शाकाहारी हरे कछुओं को छोड़कर सभी समुद्री कछुओं को प्रजाति की तरह ओलिव रिडले सर्वहारी हैं, जो जेलीफिश, घोंगे, केकड़े, झींगे, शैवाल और छोटी मछलियां खाते हैं। भोजन और निधन स्थलों के बीच लंबी दूरी तक प्रवास करते हैं। संरक्षण स्थिति क्या है इनकी? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 IUCN रेड लिस्ट में सुभेद है। और जो है हमारी ये साइट्स क्या है? परिशिष्ट 1। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसका नाम दफा बम से निकलने वाली और नोआ देहिंग नदी में मिलने वाली नदी के नाम पर रखा गया है। इसमें उत्तरी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन और अल्पाइन झाड़ी वन सहित विविध वो जो वनस्पतियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र उपयुक्त विशेषताओं के साथ सबसे अच्छा मेल खाता है? फर्स्ट हमें दे रखा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, सेकेंड वाला पीलीभीत टाइगर रिजर्व, थर्ड दे रखा है डिरबू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ दे रखा है नमदाफा टाइगर रिजर्व। हमें बताना है किसका अच्छा मेल खाता है। तो हमारा जो इसका आंसर है वो क्या होगा? डी, नमदाफा टाइगर रिजर्व का ये सबसे अच्छा मेल खाता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित जो हमारा नमदाफा टाइगर रिजर्व को वर्ष 1983 में भारत के 15वें टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसे मूलतः वर्ष 1972 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। बाद में इसे राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ। रिजर्व का नाम दाफा नदी से लिया गया है, जो दफा बुम, जहाँ दफा का अर्थ है पहाड़ी है और बम का अर्थ है शिखर, जिससे निकलती और नोआ देहिंग नदी के साथ विलय से पहले उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। इस भूदृश्य में विविध वनस्पतियां हैं, जिनमें उत्तरी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन,
नम पर्णपाती वन और अल्पाइन झाड़ी वन शामिल है, इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा डी। हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अरोमा मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है भारत के अरोमा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसे 2016 में कर्नाटक में शुरू किया गया था। सेकेंड वाला, इसे लेवेंडर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो जो हमारा इसका आंसर है वो क्या होगा बी। इसमें केवल हमारा सेकेंड वाला सही है, जो कि हमारा फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है। भारत के अरोमा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसे 2016 में कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था, ना कि कर्नाटक में। तो इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा बी। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। अरोमा मिशन की शुरुआत वर्ष 2016 में जम्मू कश्मीर में की गई थी और इसका उद्देश्य सुगंधित फसलों की कृषि और अनावश्यक तेलों के उत्पादन को बढ़ाकर भारत के अरोमा उद्योग को बढ़ावा देना है। इसे लेवेंडर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सुगंधित फसलें जैसे गुलाब, पुदीना सुगंधित तेलों के लिए उगाए जाने वाले पौधे हैं जिनका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, अरोमा थेरेपी और उद्योग जो हमारे यहाँ पर खाद्य उद्योग में किया जाता है, इसलिए हमारा सेकेंड है वो सही है। इस मिशन की नोडल एजेंसी केंद्रीय औषधि एवं सघन पौधा संस्थान लखनऊ में है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यह मूल रूप से पूर्वी हिमालय के जल समृद्ध क्षेत्रों में पाया जाता है। फर्स्ट हमें दे रखा है, इसे परिपक्व होने में 30 से 50 वर्ष तथा पूर्ण आकार लेने में 150 वर्ष तक का समय लगता है। सेकेंड वाला, अनाधिकृत कटाई की रोकथाम करने हेतु यह वृक्ष आधार मिशन के तहत संरक्षित है। हमें इसमें से बताना है किसका सर्वोत्तम वर्णन है। फर्स्ट दे रखा है चिनार, सेकेंड दे रखा है अगरवुड, थर्ड दे रखा है साल, फोर्थ दे रखा है देवदार। तो हमें बताना है किसका सबसे अच्छा वर्णन है। तो ये किसका सबसे अच्छा वर्णन है, चिनार का सबसे अच्छा वर्णन है। इसका आंसर क्या होगा ए। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। चिनार का वृक्ष प्रकार प्लेटेनेसी प्रजाति जो हमारा कापर्णपाती वृक्ष, विशेषताएं क्या है, यह पूर्वी हिमालय के ठंडे जल समुद्र क्षेत्रों में मूल रूप से पाया जाता है। इसकी लंबाई कितनी है, 10 से 15 मीटर की परिधि के साथ 30 मीटर तक हो सकती है। इसे परिपक्व होने में 30 से 50 वर्ष तथा पूर्ण आकार लेने में कितने 150 वर्ष तक का समय लगता है। मुगल काल जहांगीर के दौरान नामित यह वृक्ष जम्मू कश्मीर का राज्य वृक्ष है तथा विशेष रूप से शरद ऋतु में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। वर्ष 2021 में शुरू किए गए वृक्ष आधार मिशन के तहत अनाधिकृत कटाई को रोकने के लिए चिनार के वृक्ष को जियो टैग किया जाता है। अब तक 28,560 से अधिक पेड़ों को अद्वितीय वृक्ष आधार संख्या के साथ जियो टैग किया गया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है जो आज का हमारा सेशन आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।